हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्सरसाइज 1B के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन AC इज़ 45,000। प्रिंटेड प्राइस का मतलब जो ऊपर MRP लिखी हुई होती है, मार्क्ड प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो कितनी है? 45,000। द होलसेलर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू डीलर। होलसेलर ना वो एयर कंडीशनर को बेच रहा है और 10% डिस्काउंट देता है। तो सबसे पहले हमें हेडिंग में सेलर का नेम लिखना होता है। ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में ये बात सिखाई थी, हेडिंग हमेशा आप सेलर की लिखो। तो यहाँ पर बेचने वाला पर्सन कौन है? यहाँ पर होलसेलर बेच रहा है डीलर को, तो बेचने वाला पर्सन होलसेलर है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर होलसेलर। अभी जो हम सारा का सारा वर्क करेंगे वो होलसेलर के लिए वर्क करेंगे, ठीक है। मार्क्ड प्राइस जो ऊपर लिखे हुए थे एयर कंडीशनर पे, वो लिखे हुए थे 45,000, बट वो जो है डिस्काउंट देता है बेचते टाइम कितने रुपीस, कितने परसेंट का? 10% का डिस्काउंट। तो जो सेलिंग प्राइस होगी, जितने का वो बेचेगा, वो क्या होगा? 10% की छूट है तो 10% को छोड़ दिया जाएगा। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। तो 100% में से 10% का डिस्काउंट है, तो ग्राहक जो है वो कितनी परसेंट मनी पे करेगा? 10% छोड़कर 90% देगा। 90% ऑफ 45,000, ठीक है। 90% हटा के अपॉन में 100 आएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 45,000। लास्ट की 2 zeros न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की कैंसिल हो जाएंगी। 90 की लास्ट की 0 और 450 की लास्ट की 0 लास्ट में आ जाएगी। अब आपको 9 और 45 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 9 इंटू 45 रफ में करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 405। तो 45,000 वाली एयर कंडीशनर होलसेलर ने कितने की सोल्ड करी थी? 40,500 रुपीज़ की डिस्काउंट करने के बाद बेची थी। और जब कोई सामान बेचा जाता है तो बिल में GST भी लगती है, टैक्स भी लगता है। तो यहाँ पर हमें पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा था। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन लिखा था। एक जगह आपको नज़र आएगा कि क्वेश्चन में ये कहा है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट का मतलब सेम स्टेट ट्रांजैक्शन। तो सेम स्टेट ट्रांजैक्शन में CGST लगता है और SGST लगता है। दोनों की वैल्यूज़ बराबर बराबर होती है। CGST एज वेल एज SGST दोनों कैलकुलेट होंगी। कितने कितने परसेंट? GST 18% दी है। क्वेश्चन में बोला है कि GST 18% है, तो CGST और SGST आधी आधी होती है। 18 का आधा क्या होता है? 9%। तो यहाँ पर CGST और SGST 9% होगा किसका? सेलिंग प्राइस का, 40,500 का। यानी कि 9/100 इंटू 40,500। लास्ट की 2 zeros न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की आप कट कर देंगे, तो यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई 405 से करनी है, तो 9 इंटू 405 आंसर हो जाएगा 3,645। ये आ गया स्टेट गवर्नमेंट का भी टैक्स आ गया और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। तो टोटल GST कितनी हो गई? अगर टोटल GST की बात करें तो टोटल GST हो गई 3,645 सेंट्रल गवर्नमेंट की GST और 3,645 स्टेट गवर्नमेंट की GST। तो दोनों की GST मिलाकर कितनी बैठ जाएगी? 7,290 रुपीज़, ठीक है। अब हमें होलसेलर के लिए यहाँ पर हमने सारा वर्क कर दिया है। अब ये जो GST बनी है यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये जो GST है किसने बेचकर लगाई थी और किसने खरीदते टाइम दिए थे, ठीक है। जो बेचता है उसके लिए तो आउटपुट टैक्स होता है। आउटपुट टैक्स का मतलब टैक्स ऑन SP। बेच कौन रहा है? होलसेलर सोल्ड कर रहा है, तो होलसेलर के लिए क्या है? आउटपुट टैक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं आउटपुट टैक्स ब्रैकेट में किसके लिए है? ये होलसेलर। होलसेलर ने अपनी दुकान से सामान को बेच दिया है, तो उसकी दुकान से सामान बाहर चला गया है। बाहर का मतलब आउट चला गया, तो इसलिए आउटपुट टैक्स है, ठीक है। इक्वल लगाएंगे और हम ये भी लिखेंगे कि ये जो वैल्यू हमने टैक्स की बनाई है, एक पर्सन के लिए तो आउटपुट टैक्स है, बट दूसरे पर्सन के लिए इनपुट टैक्स भी है। इनपुट टैक्स उसके लिए होता है जिसने खरीदा है सामान। तो एयर कंडीशनर जो था यहाँ पर खरीदा किसने था?
होलसेलर ने डीलर को बेचा था, तो इनपुट टैक्स किसका है? ये डीलर का है। दोनों के आंसर एक ही हैं, 7,290 रुपीज़। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है? ये सारा का सारा वर्क तो हमने होलसेलर के लिए कर दिया, ठीक है, यहाँ तक हमने सेंटेंस पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं। द डीलर सेल द एयर कंडीशनर टू कंज्यूमर। अब डीलर बेच रहा है, तो अगली हेडिंग हम डीलर के लिए सॉल्व करेंगे सारा वर्क। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं फॉर डीलर। अब बारी डीलर की है, डीलर ने खरीद तो लिया था, अब वो बेचेगा, ठीक है, कंज्यूमर को एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। तो मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट की बात करिए, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे लगता है। मार्क्ड प्राइस तो वही थी 45,000 रुपीज़, और डिस्काउंट ये डीलर जो है बेचते टाइम कितने परसेंट का देता है? 4% का। तो बेचता कितने का है? सेलिंग प्राइस क्या होगी? 100% में से 4% छूट है, तो 4% माइनस कर दिया जाए तो 96% बचेगा। तो ग्राहक को 96% मनी पे करनी पड़ेगी। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 96% ऑफ 45,000। तो परसेंट हटा के अपॉन में 100 आएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 45,000, लास्ट 2 ज़ीरोज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कट करेंगे। 96 की मल्टीप्लाई रफ में आप 45 से करेंगे, तो आंसर आपको मिलेगा 4320 रुपीज़ 4,320। और एक 450 की लास्ट की ज़ीरो बची हुई थी, वो भी लगा देंगे। तो 45,000 वाला एयर कंडीशनर जब डीलर ने बेचा ग्राहक को, तो ग्राहक को कितने का सोल्ड किया उसने? 43,200 का। फिर बेचने के बाद टैक्स लगाया, तो यहाँ पर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन थी, तो CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा, दोनों के दोनों लगेंगे। टोटल GST 18% थी, तो 9% लेंगे। परसेंट हटा के अपॉन में 100 आता है, तो मैंने परसेंट नहीं लगाया, डायरेक्ट अपॉन में 100 लगा दिया। तो 9% GST किस पर लगेगी? सेलिंग प्राइस पर, 43,200। GST जो होती है वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगती है, मार्क्ड प्राइस पे नहीं लगती। दुकानदार कितने % छूट दे रहा है, उसके बाद कितने का बेचा था उस पर टैक्स लगेगा। तो बेचने वाली वैल्यू ये थी, तो टैक्स इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। लास्ट 2 ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की कट करेंगे, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई होनी है किससे? 432 से। तो आंसर आएगा 3,888 रुपीज़। तो ये आ गया CGST भी, SGST भी। तो टोटल GST कितनी बन गई? टोटल GST अब जो दूसरा स्टेज चल रहा था, पहले होलसेलर ने बेचा था, फिर बाद में डीलर बेच रहा है, तो 2 स्टेज हो गई। पहले स्टेज में होलसेलर ने बेचा, दूसरी स्टेज में डीलर ने बेचा। तो टोटल GST इस बार जो बनेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की 3,888 प्लस ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की भी इतनी होगी, तो डबल कर देंगे हम, 2 बार जोड़ देंगे, तो आंसर आपको मिल जाएगा 7,776 रुपीज़। तो ये आ गई टोटल GST जो दूसरी स्टेज में लगाई गई। अब जब टोटल GST बन जाती है, तो जैसे यहाँ हमने लिखा था आउटपुट टैक्स किसके लिए है, इनपुट टैक्स किसके लिए है, वो का वर्क यहाँ भी करना है। तो हमें पहले आउटपुट टैक्स बताना है। आउटपुट टैक्स किस पर्सन का आउटपुट टैक्स होगा? ये आउटपुट उस पर्सन का होता है जिसने बेचा। तो इस बार बेचने वाला पर्सन डीलर था, तो आउटपुट टैक्स हो गया डीलर का। और इनपुट टैक्स होता है खरीदने वाले का, तो इनपुट टैक्स कंज्यूमर का है, क्योंकि कंज्यूमर ने खरीदा था। क्वेश्चन में बोला था ना, डीलर ने सेल किया AC कंज्यूमर को, तो इनपुट टैक्स खरीदने वाला पर्सन कंज्यूमर था, तो इनपुट टैक्स कंज्यूमर का है कितना? 7,776। तो आउटपुट टैक्स का भी आंसर, इनपुट टैक्स का भी आंसर यही है, ठीक। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे फाइंड करने को कहा है अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। आपसे कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स रिसीव हुआ वो बताओ। देखो, सबसे पहले आपको ये बात समझनी है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सिखाई थी। जो पहली स्टेज होती है, पहली स्टेज यहाँ है, ये सारा वर्क कौन सा है? फर्स्ट स्टेज का, ठीक है। और ये है सेकंड स्टेज। सामान 2 बार बिका था,
सोल्ड सामान दो बार हुआ था, एक बार यहाँ बेचा था होलसेलर ने तो ये फर्स्ट स्टेज कहला रही है, और एक बार सामान बेचा था डीलर ने तो ये सेकंड स्टेज कहला रही है। पहली स्टेज में जितना भी टैक्स जमा होता है वो पूरा का पूरा जाता है गवर्नमेंट को 7290, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में कभी भी नेट जीएसटी आपने नहीं बनानी, ये बात मैंने प्रीवियस वीडियो में भी सिखाई थी आपको, तो अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेज में जितना भी टोटल जीएसटी आया वो सारा का सारा जमा होगा, इसमें नेट जीएसटी नहीं बनती, होलसेलर जो है उसके लिए नेट जीएसटी नहीं बनेगी। दूसरी स्टेज में बेचा था डीलर ने, यहाँ पर इस स्टेज में नेट जीएसटी बनती है। तो हम यहाँ सबसे पहले बनाते हैं नेट जीएसटी किसके लिए, डीलर के लिए। तो नेट जीएसटी डीलर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये दोनों की दोनों वैल्यू को माइनस करना है। ये मैं नेट जीएसटी किसके लिए बना रहा हूँ, फर्स्ट स्टेज में होलसेलर जो था उसके लिए कभी भी नेट जीएसटी नहीं बना करती, उसमें तो पूरा का पूरा जीएसटी जो आया था वो सारा जमा होगा। बट दूसरी स्टेज में डीलर जो था उसने टोटल जीएसटी जो लगाई थी वो ये लगाई थी, बट ये टोटल जमा नहीं होती गवर्नमेंट को। तो दूसरी स्टेज में डीलर के लिए नेट जीएसटी बनाई जाएगी। तो आउटपुट नेट जीएसटी निकालने के लिए आउटपुट में से इनपुट को माइनस करना है। तो आउटपुट भी आप डीलर का ही लोगे, इनपुट टैक्स भी आप डीलर का लोगे, ठीक है। तो देखो आउटपुट टैक्स डीलर का मैंने यहाँ फाइंड करा था, आउटपुट टैक्स डीलर का कितना है 7776 माइनस इनपुट टैक्स डीलर का यहाँ बनाया था, देखो ये रहा इनपुट टैक्स ऑफ डीलर कितना 7290। अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 486 रुपीज़। माइनस करने के बाद आपको मिल जाएगा 486 रुपीज़, ठीक है। तो सरकारों को जो टैक्स जमा होना है पहली स्टेज में कितना जमा होना है 7290, दूसरी स्टेज में कलेक्ट तो इतना हुआ था, बट सरकारों को जो है चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, 7776 भले से ग्राहक से लिया गया बट टोटल जमा नहीं होगा। दूसरी स्टेज में नेट जीएसटी जमा होगा, पहली स्टेज में टोटल का टोटल जीएसटी जमा हो जाएगा बट दूसरी स्टेज में नेट जीएसटी जमा होगा। तो पहले पार्ट में पूछा है अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का बताओ। तो पहले पार्ट में हम यहाँ लिखते हैं टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट भी फाइंड करना है, और दूसरी चीज़ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट भी फाइंड करना है। अब ये कैसे निकालें, किस केंद्र सरकार को कितना टैक्स मिला और राज्य सरकार को कितना टैक्स मिला। तो केंद्र सरकार की बात करें, देखो पहली स्टेज में आते हैं, एक बार टैक्स पहली स्टेज में जब सामान बिका था, होलसेलर ने बेचा था तो वहाँ पर टैक्स लिया गया था। कितना टैक्स लिया गया था 7290। ये 7290 ना आधा आधा होगा, यहाँ हमने ऊपर निकाला भी था, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया था और स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया था, तो दोनों के हिस्से थे इसमें 7290 में। कितने कितने हिस्से थे 3645 सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, 3645 स्टेट गवर्नमेंट का भी। तो हम दोनों में लिख देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पहली स्टेज में जब पहली बार सामान बिका था तो टैक्स कितना दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को 3645, और स्टेट गवर्नमेंट को भी कितना दिया गया था 3645। दोनों सरकारों को बराबर बराबर टैक्स दिया गया था पहली स्टेज में। और जब बाद में सामान बिका दूसरी स्टेज में तो ग्राहक से तो लिया गया था 7776, बट जमा सारा का सारा नहीं होता, नेट जीएसटी जमा होता है। क्यों? क्योंकि डीलर ने खरीदते टाइम ऑलरेडी यहाँ टैक्स दिया था और वो सारा का सारा सरकार को चला गया था। तो जितना टैक्स सरकार को पिछली बार जमा हो चुका था, इस बार टैक्स में से वो वाली रकम हटा दी जाती है। दोबारा थोड़ी ना देंगे टैक्स, ऑलरेडी सरकार को टैक्स दे दिया गया था पहली स्टेज में, तो इस बार दोबारा से वो वैल्यू नहीं जाएगी। इस बार सरकार को कौन सी वैल्यू जाएगी, जो बच जाएगी। तो 7776 में से पुराना वाला टैक्स हटाया जाएगा, उसके बाद बचता है 486। यहाँ हमने माइनस करके बनाया था नेट जीएसटी, ये तो ये जमा होना था। किस किस को जमा होना था, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। तो नेट जीएसटी हमने यहाँ
कितनी फाइंड करी थी? 486। अब 486 पूरी की पूरी एक ही सरकार को नहीं देंगे, दोनों सरकारों को बांटनी है आधी आधी, आधी आधी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो नेट जीएसटी दूसरी स्टेज में आया था उसका आधा 243 देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और 243 देंगे स्टेट गवर्नमेंट को। फिर हम इनको ऐड करेंगे, तो जब आप ऐड करोगे 3645 को और 243 को, तो आंसर मिलेगा आपको ₹3888 यहाँ भी और यहाँ भी। तो पहले पार्ट में यही पूछा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना कितना टैक्स मिलेगा, तो हमने यहाँ दोनों के फाइंड कर लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। अब पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर बताओ। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर एक एंड यूज़र होता है। एंड यूज़र किसे कहते हैं? एंड यूज़र उसे कहते हैं जो सामान को, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लेता है, बेचता नहीं है। जैसे कि हम पर्सन्स कौन है? एंड यूज़र। हम कोई शॉपकीपर नहीं है, हमने जो सामान खरीदा उसको आगे बेचा नहीं, तो हम क्या कहलाएंगे? एंड यूज़र कहलाएंगे। हम एसी खरीद के लाए तो बट उसे बेच नहीं रहे, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम एंड यूज़र हैं। तो एंड यूज़र को कितनी मनी पे करनी पड़ी वो फाइंड करना है दूसरे पार्ट में। तो दूसरे पार्ट का आंसर आप कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में बोला है अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर बताओ। तो हम पहले तो ये देखेंगे कंज्यूमर जो था वो खरीद किससे रहा था। देखो, होलसेलर ने किसको बेचा था? डीलर को। और डीलर ने किसको बेचा? कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर खरीद किससे रहा है? डीलर से खरीद रहा है। कौन सी स्टेज में? पहली स्टेज में नहीं खरीदा था, दूसरी स्टेज में खरीदा था, जहां डीलर बेच रहा था ना, दूसरी वाली स्टेज में, वहाँ कंज्यूमर ने खरीदा था। कितने का खरीदा था? 45,000 तो मार्क्ड प्राइस थी। एसपी डीलर ने बेचा कितने का था? डीलर ने बेचा था 43,200 को, कंज्यूमर को 43,200 का बेचा था। यानी कंज्यूमर ने इतने रुपीस तो एसी के दिए, प्लस बिल में टैक्स भी लगा था, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये सारा का सारा टैक्स टोटल वाला, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों मिलाकर। सीजीएसटी एसजीएसटी कितने कितने थे? 3888 दो बार, एक बार सीजीएसटी और एक बार एसजीएसटी। तो टोटल मिला के कंज्यूमर को जो टैक्स देना पड़ा वो कितना देना पड़ा? 7,776। अब हम इनको ऐड करेंगे, एक है 43,200 और दूसरी वैल्यू है 7,776। तो जब आप इन्हें ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कंज्यूमर को कितने रुपीस पे करने पड़े थे? 50,976 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज 4,500। लिस्ट प्राइस किसे कहते हैं? मार्क्ड प्राइस को लिस्ट प्राइस कहा जाता है। ठीक है, तो शॉपकीपर ने खरीदा एक सामान जिसकी मार्क्ड प्राइस 4,500 है एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट। एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब लिस्ट प्राइस तो 4,500 थी, मार्क्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब मार्क्ड प्राइस 4,500 थी, बट जो उसने ख़रीदा था वो कुछ परसेंट डिस्काउंट पे ख़रीदा था। मान लो कि वो जो डिस्काउंट ले रहा था वो X% ले रहा था। क्वेश्चन में तो दिया नहीं कि डिस्काउंट कितना है, देखो लास्ट में पूछा है फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। आप बताओ कि डिस्काउंट कितना लिया था शॉपकीपर ने, तो वो हमें फाइंड करना था। तो इसलिए हमने लेट कर लिया कि डिस्काउंट जो दुकानदार ने लिया वो X% लिया। तो पहले दुकानदार खरीदता है सामान, कोई भी शॉपकीपर होता है तो पहले खरीद के ही तो लाता है ना, तभी तो अपनी दुकान में लाकर उसको बेचेगा वो बाद में। तो पहले शॉपकीपर खरीद रहा था कौन सी चीज़? जो 4,500 की थी, बट खरीद रहा था वो कुछ परसेंट डिस्काउंट पे। तो हम यहाँ SP बनाते हैं। क्या करते हैं? हम ये पता करते हैं कि उसने ख़रीदा कितने का था। ठीक है, तो हम यहाँ सेलिंग प्राइस ना लिख के ये लिख देते हैं ही बाइज फॉर। ही मतलब शॉपकीपर ने, बाइज मीन्स खरीदा, फॉर मीन्स कितने का खरीदा वो निकाल रहे हैं। था तो वो 4,500 का, उसमें से कट कर देंगे डिस्काउंट जो कि X% है। किसका X%? 4,500 का। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 4500 माइनस एक्स परसेंट हटा के अपॉन में 100 इंटू 4500, 2 जीरो डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की कट हो जाएंगी, तो आपके पास बचेगा 4500 माइनस एक्स इंटू 45 क्या होगा 45x। ये माइनस नहीं होंगे क्योंकि एक में अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा बट दूसरे में अल्फ़ाबेट आ रहा है, ठीक है। तो ये तो वो आ गया जितने का शॉपकीपर ने ख़रीदा था, ठीक है ना। तो शॉपकीपर ने ख़रीदा है इतने रुपीज़ का x% डिस्काउंट लेने के बाद। अब आगे क्या बोला है, ही सेल द आर्टिकल, अब वो बेच रहा है कंज्यूमर को एट द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब मार्क प्राइस का बेच रहा है, ठीक है। तो SP किसकी, फॉर शॉपकीपर। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस थी, उसने ख़रीदा था, बाइस का मतलब ख़रीदा, तो इसको हम क्या बोलेंगे CP। और यहाँ पर अब वो बेच रहा है तो इसका मतलब क्या है SP। कितने का बेच रहा है, एट द लिस्ट प्राइस, मतलब कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा शॉपकीपर बेचते टाइम। लिस्ट प्राइस का मतलब मार्क प्राइस जितनी थी उतने का ही बेचा, कितनी 4500 थी उतने का ही बेचा, कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। एंड चार्ज GST एट द रेट ऑफ 12%, और फिर वो GST भी लगा रहा है उसके बाद 12%। कितने परसेंट, 12% GST भी लगाई, GST कितनी 12%। आगे बोला है इफ़ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, वो कह रहा है जो सेल्स थी, सामान 2 बार बिका था। 2 बार क्यों बिका, एक बार तो शॉपकीपर ने किसी से ख़रीदा था तो सामान वहाँ भी बिका था, ठीक है ना। फिर बाद में शॉपकीपर बेच रहा था तो सामान वहाँ भी बिका, 2 बार बिका सामान। एक बार शॉपकीपर ख़रीद के लाया तब बिका सामान, और एक बार जब शॉपकीपर ने बेचा कस्टमर को तो दूसरी बार तब बिका। तो दोनों जगह आपको GST बनानी है पहले तो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर SP तो हमने लिख दी और GST 12% लिख दिया, ठीक है। ख़रीदते टाइम भी टैक्स दिया गया था और जब शॉपकीपर ने बेचा उस टाइम भी टैक्स दिया गया था, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये लाइन मैं यहाँ से SP वाली इरेज करता हूँ, बाद में लिखूँगा इसे। पहले मैं यहाँ टैक्स बना देता हूँ। तो यहाँ पर शॉपकीपर ने बाय करा था, ख़रीदा था, और टैक्स को क्या करा था, पे करा था। तो कौन सा टैक्स, इंट्रास्टेट है, क्वेश्चन में बोला ना इंट्रास्टेट, सेम स्टेट है तो सेम स्टेट में CGST भी होगी और SGST भी होगी, दोनों बराबर बराबर होंगी। कितने कितने परसेंट होगी, क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे GST, रेट ऑफ GST कितना था 12%, तो 6% होगी। 6% ऑफ जितने का वो ख़रीद रहा था या बेचने वाला पर्सन जितने का बेच रहा था, यानी 6/100 इंटू 4500 माइनस 45x। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला 6 है ये अंदर दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप इस 6 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पहले तो 6 की 45 से करेंगे तो आंसर बनेगा 270। तो 6 इंटू 45 करेंगे तो 270 और लास्ट की 2 ज़ीरो लास्ट में आ जाएंगी, माइनस 6 की मल्टीप्लाई 45 से होगी दोबारा, अभी हमने करी थी ना 6 की 45 से तो 270 आया था, दोबारा से 270 आएगा, और आगे x है तो x भी आ जाएगा। अपॉन जो बाहर था ये 100 अपॉन, ये पूरे में आ जाएगा, अपॉन का लगा देंगे, पूरे में लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका CGST भी और SGST भी। तो टोटल GST कितनी बन जाएगी, टोटल GST, और ये पे कौन कर रहा है, पेड बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर क्यों दे रहा है भाई, क्योंकि इस स्टेज में शॉपकीपर ने सामान को बाय करा था, ख़रीदा था, तो ख़रीदते टाइम तो शॉपकीपर GST देनी पड़ेगी ना शॉपकीपर को। जब कोई पर्सन खरीद रहा है तो वो टैक्स देगा, तो शॉपकीपर ने कितनी GST पे करी, तो GST पेड बाय शॉपकीपर लिखा है हमने, कितनी पे करी है, डबल लोगे इसका। डबल क्यों लेंगे भाई, क्योंकि ये जो वैल्यू आई ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी है, तो दोनों की है ना, तो दोनों के लिए इसका डबल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 27000 माइनस 270x अपॉन 100 का डबल करेंगे। डबल का मतलब इसकी मल्टीप्लाई
2 से करेंगे और ये 2 नीचे वाले 100 को कट कर देगा 50 टाइम, तो आपका आंसर बनेगा 27,000 माइनस 270x। तो ये आ गई जीएसटी जो दुकानदार ने खरीदते टाइम पे करी थी। अब बारी है उसकी बेचने की। अब वो सामान को बेचता भी है, ही सेल द आर्टिकल टू कंज्यूमर, वो सामान को अब बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस किसकी? शॉपकीपर की। अब उसकी बेचने की बारी है। सामान तो उसने खरीद लिया और टैक्स भी जमा कर दिया, टैक्स भी दे दिया खरीदते टाइम। अब वो बेच रहा है, तो एसपी ऑफ शॉपकीपर कितने का बेचा? पढ़ते हैं क्वेश्चन में, ही सेल द आर्टिकल टू कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस। उसने जो बेचा मार्क प्राइस पर ही बेचा। मार्क प्राइस कितनी थी? 4,500। कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया कस्टमर को, उसने बेचा कितने का? 4,500 का। और फिर ग्राहक से जीएसटी ले क्यों रहा है वो? क्योंकि अब तो वो सामान बेच रहा है, तो जो पर्सन खरीदता है उसको टैक्स देना पड़ता है। तो दुकानदार अब खरीद थोड़ी रहा है, अब तो वो बेच रहा है, तो वो जो टैक्स के पैसे हैं वो ग्राहक से इकट्ठे करेगा, लेगा। तो आप क्या लिखोगे? जीएसटी कलेक्टेड सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंट्रा स्टेट थी ना, इंट्रा स्टेट का मतलब सेम स्टेट। तो सेम स्टेट में आप जानते हैं कि सीजीएसटी भी लगेगी और एसजीएसटी भी लगेगी। कितनी कितनी लगेगी? टोटल जीएसटी कितनी थी? 12%, तो 6% लगेगी। परसेंट का मतलब अपॉन में 100। किसका 6%? जितने का बेचा गया सामान। इस बार कोई डिस्काउंट नहीं था, 4,500 का ही बेचा गया, तो 6% ऑफ 4,500। इन्हें 0 को कट करेंगे और 6 इंटू 45 जब आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 270 रुपीज़। तो सीजीएसटी भी 270 रुपये हुई, एसजीएसटी भी 270 रुपये हुई। अब हम लिखेंगे कि दुकानदार ने सामान बेचा था तो जीएसटी को लिया था ग्राहक से, तो टोटल जीएसटी कलेक्टेड बाय, कलेक्ट क्यों बोल रहा हूँ? अब दुकानदार कोई जीएसटी पे नहीं कर रहा। क्यों पे नहीं कर रहा? क्योंकि इस बार तो उसकी बेचने की बारी है, तो जब वो बेचता है तो बिल वाले पैसे और जीएसटी दोनों ग्राहक से लेता है वो, इसलिए कलेक्ट लिखा। टोटल जीएसटी कलेक्टेड बाय शॉपकीपर कितना? 270 सीजीएसटी प्लस 270 एसजीएसटी, और जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 540। ठीक है, अब नेट जीएसटी बनानी है आपने। नेट जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू गवर्नमेंट। हम निकाल रहे हैं नेट जीएसटी। नेट जीएसटी का मतलब आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब नेट जीएसटी क्यों बना रहे हैं भाई शॉपकीपर की? क्योंकि शॉपकीपर ने कुछ टैक्स सरकार को पहले ही जमा किया था, पे किया था जब उसने खरीदा था। अब जब उसकी बेचने की बारी आती है तो ग्राहक से तो वो लेता है 540 रुपये, बट वो सारा का सारा टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने जब परचेज़ किया था ना सामान स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर भी सरकार को कुछ टैक्स दिया था। तो जितना पैसा सरकार को पिछली बार दे दिया था टैक्स के रूप में, वो टैक्स इस बार वाली वैल्यू में से वो क्या करेगा? हटा देगा। नेट जीएसटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट कौन होता है? एसपी वाली पर जो बेचते टाइम टैक्स लगता है उसको आउटपुट बोलते हैं। इनपुट क्या बोलता है? खरीदने वाली। पिछले क्वेश्चंस में हमने करा है, एसपी वाली वैल्यू पर जो टैक्स होता है वो आउटपुट टैक्स, खरीदने वाली वैल्यू पर जो पर्सन खरीदता है उसके लिए इनपुट होता है। तो यहाँ पर सारा वर्क शॉपकीपर का चल रहा था। एक बार शॉपकीपर ने खरीदा था, दूसरी बार शॉपकीपर ने बेचा था। तो पहले खरीदा था तो पहले वाली वैल्यू का जो टैक्स था वो इनपुट टैक्स था, क्योंकि वो खरीदा था उसने। और दूसरी बार जब बेचा था तो जो टैक्स आया था वो आउटपुट टैक्स था। तो आउटपुट में तो आना है 540 माइनस इनपुट में जो आना है वो आना है टोटल जीएसटी जो उसने पे करी थी खरीदते टाइम। यहाँ आया था हमारा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आया था हमारा यहाँ। इसमें अपॉन 50 लिखना भूल गया मैं, यहाँ अपॉन में 50 भी आएगा। ये वाला जो हमने कट करा था ये मैं लिखना भूल गया, यहाँ लिख देता हूँ। अपॉन 50 भी है इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनपुट टैक्स है 270
000 माइनस 270x और इन दोनों के अपॉन में 50। ठीक, ये आ गई नेट जीएसटी जो गवर्नमेंट को जमा हुई। कौन सी गवर्नमेंट? यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये जो गवर्नमेंट है ये दोनों ही है, इसके अंदर दोनों के पैसे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी है। ठीक, अब अगला वर्क क्या करना है, इसके नीचे 1 लो आप, एलसीएम आ जाएगा 50, 150 जब 50 होता है 50 इंटू 540 करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 27,000 माइनस लगाएंगे ये वाला 50 कितने जा होता है 50 1 जा 50 1 जा 50, तो 1 की मल्टीप्लाई दोनों से होनी है तो आपको ब्रैकेट लेनी पड़ेगी यहाँ। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट ओपन होगी तो 27,000 माइनस और प्लस, माइनस का 27,000 माइनस और माइनस प्लस का 270x अपॉन 50। 27,000 प्लस का 27,000 माइनस का ये तो कट जाएंगे दोनों और आपकी नेट जीएसटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 270x अपॉन 50। ये हमने फाइंड कर दी नेट जीएसटी जो शॉपकीपर पे करेगा दोनों गवर्नमेंट को मिलाकर। कितनी? ये गवर्नमेंट है ना, अब सेंट्रल और स्टेट की बात करूँगा तो इसका आधा आधा करना पड़ेगा। ये तो गवर्नमेंट लिखा है, गवर्नमेंट कौन सी? सेंट्रल भी है इसके अंदर और स्टेट भी है, ये दोनों के मिलाकर है। क्वेश्चन में कुछ और भी बोला था, इफ़ द सेल्स आर इंटरेस्टेड एंड द शॉपकीपर हैज़ टू पे टैक्स, ये लिखा है देखो यहाँ, शॉपकीपर ने पे किया टैक्स अंडर जीएसटी कितना 27 टू द स्टेट गवर्नमेंट। 27 रुपीज़ किसको दिया है उसने? स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 27 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं और मेरे मुताबिक ये दोनों गवर्नमेंट को मिलाकर दिए गए हैं। ठीक है ना, तो नेट जीएसटी शॉपकीपर ने जो पे करी वो एसजीएसटी भी है प्लस सीजीएसटी भी है, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों बराबर होती हैं। तो शॉपकीपर ने यहाँ कहा है 27 रुपये किसको जमा करे थे? स्टेट गवर्नमेंट को, तो एसजीएसटी में भी 27 रुपये लिए जाएंगे और सीजीएसटी में भी 27 रुपये लिए जाएंगे और दोनों को ऐड कर लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा 54। यानी लेफ्ट हैंड पर आपके हर जगह क्या चलेगा 54। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 54 इंटू 50 अपॉन में 270, लास्ट की 0 कट जाएंगी और इक्वल में तो x बचेगा। ये 27 2 जा क्या होता है 54, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10, यानी x की वैल्यू 10 आई। अब ये x क्या था? देखो यहाँ हमने x माना था डिस्काउंट का परसेंट, तो डिस्काउंट जो आया वो कितना परसेंट दुकानदार ने लिया था खरीदते टाइम? 10% का डिस्काउंट लिया था। क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल फ्रॉम होलसेलर, तो हमने यहाँ निकाल दिया 10% डिस्काउंट लिया था। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, नेट जीएसटी जो हमने बनाई थी वो तो आई थी 270x अपॉन 50 और नेट जीएसटी क्वेश्चन के मुताबिक 27 रुपये एसजीएसटी दी थी, तो जितनी एसजीएसटी होती है उतनी सीजीएसटी भी होती है, तो वो भी 27 ली और टोटल जीएसटी बना दी जो शॉपकीपर ने पे करी थी वो 54। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 27 प्लस 27 करके 54 आएगा और हमारे अकॉर्डिंग नेट जीएसटी 270x अपॉन 50 आएगी। तो दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ए डीलर ए द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,000। प्रिंटेड प्राइस को क्या बोलते हैं? मार्ट प्राइस। मार्ट प्राइस जो है 12,000 रुपीज़ है। किसके लिए? डीलर ए के लिए। यहाँ पर जो सारा वर्क चल रहा है डीलर ए का चल रहा है, विच ही सेल टू डीलर बी। तो यहाँ पर कह रहा है डीलर ए सेल कर रहा है डीलर बी को, तो हमें यहाँ हेडिंग में बेचने वाले का नाम लिखना होता है। बेच कौन रहा है? डीलर ए बेच रहा है। किसको बेच रहा है? डीलर बी को। मार्ट प्राइस तो है 12,000, लेकिन वो कह रहा है सेल करता है बी को एट सम लोअर प्राइस, कुछ कम करके बेचता है। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट द रिड्यूस्ड प्राइस इज एक्स। अब ये रिड्यूस्ड प्राइस क्या होता है? सपोज करो
यहाँ मार्केट प्राइस तो आपको दे रखी थी 12,000 और सपोज़ करो ये 12,000 वाली चीज़ डिस्काउंट काटने के बाद 10,000 की बेची, तो पैसे कम करने के बाद जितने का बिका उसी को हम रिड्यूस्ड प्राइस कहते हैं। 12,000 वाली चीज़ 10,000 में बेची तो डिस्काउंट कितना है, ध्यान से सुने क्या कहा, 12,000 वाली चीज़ कितने की बेची, 10,000 की। तो इन दोनों के बीच का फ़र्क जो 2,000 है वो क्या है, वो है रिडक्शन। रिडक्शन और डिस्काउंट, रिडक्शन वर्ड भी बुलाते हैं किसको, डिस्काउंट को। तो 12,000 मार्केट प्राइस थी और 2,000 रुपये का डिस्काउंट करा, रिडक्शन किया, घटा दिए 2,000 रुपये और बेची कितने की, 10,000 की। ये क्या है, ये है रिड्यूस्ड प्राइस। रिड्यूस्ड प्राइस, देखो रिडक्शन और रिड्यूस्ड प्राइस जो है ना वो एक जैसे टर्म सुनाई दे रहे हैं, बट स्पेलिंग का फ़र्क है, इसमें ईडी आ रहा है, इसमें ION आ रहा है और इसी से ही सारा मीनिंग चेंज हो जाता है। रिडक्शन का मतलब होता है कितने कम किए, रिड्यूस्ड प्राइस क्या होता है, कम करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड प्राइस। तो ये बात ध्यान रखना। तो हमने यहाँ मान लिया डिस्काउंट करने के बाद उसने बेचा कितने का था, रिड्यूस्ड प्राइस इज X। फिर GST लगेगी, जब कोई सामान बिकता है तो उस पर GST लगती है। तो हम GST के लिए पहले ये देखेंगे कि इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट। कहीं पे क्वेश्चन में वर्ड हो कि यहाँ पर कहीं पे भी वर्ड नहीं आ रहा कि इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट, तो बस आप टोटल GST पेड निकाल दो इकट्ठा, ना तो CGST ना SGST, कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट टोटल GST कितनी होगी इस स्टेज में। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है द रेट ऑफ GST इज़ 18%, तो आप ले लोगे 18% ऑफ X। मार्केट प्राइस का नहीं लेना क्योंकि मार्केट प्राइस 12,000 थी, लेकिन जब डीलर A बेचता है डीलर B को तो कुछ कम का बेचता है और वो कम वाली वैल्यू कौन है, X। तो GST भी X पर लगेगी, यानी 18X अपॉन 100। अब ये बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू आई GST की, ये आउटपुट टैक्स किसका है, बेचा किसने था, डीलर A ने, और ख़रीदा किसने था, उसके लिए ये इनपुट टैक्स है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इनपुट टैक्स किसका है, ये डीलर B का। दोनों के आंसर एक ही है, एक पर्सन के लिए ये वाला टैक्स आउटपुट टैक्स है और दूसरे पर्सन के लिए यही वाला टैक्स इनपुट कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। डीलर B सेल द सेम आर्टिकल टू कंज्यूमर एट इट्स प्रिंटेड प्राइस। अब बेचता कौन है वो लिखते हैं फॉर डीलर B। अब डीलर B की बेचने की बारी है, वो सेल करता है कितने का, प्रिंटेड प्राइस का ही, मतलब मार्केट प्राइस कितने थे 12,000, तो वो कोई डिस्काउंट ही नहीं देता, वो 12,000 का ही बेचता है। और फिर GST लगाता है, कितने % GST, जब सामान बिकेगा तो GST तो लगेगी उसके ऊपर 18%। 18% किसका, 12,000 का, ठीक है, क्योंकि इस बार सामान 12,000 का बेचा था। परसेंट में अपॉन आ जाता है 12,000, 2 0 नीचे और ऊपर कट जाएंगी। अब 18 और 12 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 12 करके आपका आंसर बनेगा 216 और एक लास्ट की 0 लास्ट में आ जाएगी। तो ये आ गई GST जो डीलर B ने ग्राहक से ली, क्योंकि वो बेच रहा है डीलर B, इसलिए वो ग्राहक से लेगा, ठीक है। अब हम आउटपुट टैक्स लिखेंगे, हर स्टेज में लिखना है, पीछे भी लिखा था हमने। ये पहली स्टेज थी जब सामान डीलर A ने बेचा था B को। अब डीलर B बेच रहा था, तो ये कौन सी स्टेज है, दूसरी स्टेज आ गई, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स जिसने बेचा, किसने बेचा, डीलर B ने, और इनपुट टैक्स जिसने खरीदा, इनपुट टैक्स किसने खरीदा था, कस्टमर ने खरीदा था। तो इनपुट टैक्स किसके लिए है, कस्टमर के लिए। दोनों के आंसर एक ही हैं, 2160, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ GST 18%, ये तो हम यूज़ कर चुके थे। डीलर B पे 360 टू द गवर्नमेंट एज GST। वो कह रहा है डीलर B ने 360 रुपीज़ सरकार को दिए GST। डीलर B कहाँ था, दूसरी स्टेज में। तो दूसरी स्टेज में जो टैक्स होता है, कितना आया टैक्स यहाँ 2160। तो दूसरी स्टेज में जो टैक्स आता है ना, वो सारा का सारा जमा नहीं होता। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया था, 8th इस वीडियो में भी मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था, क्वेश्चन 7th में, क्या कि पहली स्टेज में जो टैक्स होता है
ये वाली वैल्यू टैक्स की पहली स्टेज की, ये तो सारी की सारी जमा होती है। बट दूसरी स्टेज में जो सारा का सारा टैक्स होता है वो सारा जमा नहीं होता, नेट जीएसटी जमा होता है, क्योंकि सरकार को पिछली स्टेज में कुछ टैक्स ऑलरेडी जा चुका था, तो वो टैक्स की वैल्यू इसमें से हटा दी जाती है, माइनस कर दी जाती है। ठीक है, तो नेट जीएसटी बनाते हैं हम यहाँ। सबसे पहले क्या बनाते हैं, नेट जीएसटी। किसके लिए, डीलर बी के लिए। दूसरी स्टेज में बात चल रही है ना, तो दूसरी स्टेज में डीलर बी बेच रहा था। तो आउटपुट टैक्स, फॉर्मूला होता है नेट जीएसटी का, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट टैक्स डीलर बी का यहाँ निकाला था, देखो डीलर बी का आउटपुट टैक्स 2160 माइनस इनपुट टैक्स डीलर बी का यहाँ निकाला था 18x अपॉन 100। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा एलसीएम लेके, तो यहाँ बनेगा 100 और यहाँ बनेगा 2160 माइनस 18x। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें x नहीं है और उसमें x आ रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग डीलर बी जो जीएसटी जमा करेगा, नेट जीएसटी, वो कितनी करेगा ये। बट क्वेश्चन में भी एक वैल्यू दी है कि डीलर बी ने पे करा 360 गवर्नमेंट को जीएसटी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नेट जीएसटी डीलर भी जमा कर रहा है वो इसके नीचे लिख दो 360, यहाँ पर भी अगले स्टेप में भी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 360 जमा हुई, बट हमारे अकॉर्डिंग ये हुई। दोनों सेम वैल्यू है इसलिए आपस में इक्वल चल रही हैं। अब ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 360 और 20 इसकी आ जाएंगी, इज इक्वल टू 216000 माइनस 18x। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 18x को इधर ले आएंगे तो माइनस का 18x प्लस का हो जाएगा, और 216000 के आगे ये प्लस की वैल्यू उधर चली जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं माइनस 36000। अब सॉल्व करेंगे इन्हें हम, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 2,16,000 माइनस 36,000, तो आंसर बनेगा 1,80,000 रुपीज़। और इधर है 18x, 18 को डिवाइड में लाएंगे और कट करेंगे इन्हें, 18 1 जा 18 और 4 0 आगे की आ जाएंगी, तो x इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़ हो गया। अब ये x क्या था, x था रिड्यूस्ड प्राइस। देखो यहाँ लिखा था मैंने घटी हुई कीमत, मतलब 12,000 वाली चीज़ डिस्काउंट करने के बाद डीलर ए ने कितने की बेची, 10,000 की। फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय डीलर बी। आपसे पूछा है डीलर बी ने कितनी अमाउंट जमा करी, पे करी डीलर बी ने। पहली बात, डीलर बी ने पे वर्ड आ रहा है डीलर बी के लिए, तो पे तो वो करता है जो खरीदता है। तो यहाँ पर डीलर बी ने खरीदने की बात चल रही है, तो डीलर बी कहाँ खरीदता है, पहली स्टेज में खरीदता है। दूसरी स्टेज में तो डीलर बी बेच रहा था, पहली स्टेज में खरीदी थी। तो हम यहाँ लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो फाइंड करना है अमाउंट पेड बाय डीलर बी इंक्लूडिंग टैक्स, ये फाइंड करना है। वो कह रहा है डीलर बी ने टैक्स मिलाकर कितने रुपए दिए थे, किसको, डीलर ए को, क्योंकि उसने खरीदा ही डीलर ए से था बी ने। तो यहाँ पर पहली स्टेज में से वैल्यू उठानी है। सामान की कीमत क्या थी, x, और जीएसटी कितना था 18x अपॉन 100, ये दो जुड़ेंगी। तो डीलर बी ने सामान के पैसे, सामान तो 12,000 का था लेकिन डीलर बी नहीं खरीदता 12,000 का, वो कुछ कम का खरीदता है जो हमने मान रखी थी x, प्लस उस पर टैक्स भी देता है खरीदते टाइम डीलर बी कितना 18x अपॉन 100। अब आप इसमें वैल्यू भरोगे, सिंपल। x की वैल्यू क्या है 10,000 हमने बनाई दी, प्लस 18x अपॉन 100। यहाँ पर आप स्पेस नहीं बची है, आप इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं। 18x की वैल्यू यहाँ भी भरोगे, मल्टीप्लाई कितनी वैल्यू x की 10,000 अपॉन 100, 2 0 नीचे की और 2 0 ऊपर की कट कर लोगे, फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर लोगे। 10,000 में ये जुड़ेगा 1800, तो आपकी वैल्यू जब आप इन्हें जोड़ लोगे तो आपको मिल जाएगा
11,1800 रुपीज़। जब आप इन्हें ऐड कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 9th क्वेश्चन का 11,1800। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 40,000। यहाँ पर मार्क प्राइस गिवन है, MRP 40,000 रुपीज़, एंड द रेट ऑफ GST इज 28%। इस शॉपकीपर बाय दिस आर्टिकल एट रिड्यूस प्राइस। क्वेश्चन में कहा है शॉपकीपर ने खरीदा है ये आर्टिकल कुछ रिड्यूस प्राइस, मतलब कुछ कम का खरीदा है। तो 40,000 वाली जो चीज़ थी वो उसने कम की खरीदी है। कितने की खरीदी है ये नहीं बताया, बस ये बोला है कि 40,000 से कुछ कम की खरीदी। तो मान लो जितने की उसने खरीदी है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड प्राइस, जो घटने के बाद कीमत बनी थी। मान लो लेट द रिड्यूस्ड प्राइस इज X। ठीक, अब 40,000 वाली चीज़ वो 40,000 की नहीं खरीदता है, X रुपीज़ की खरीदता है। कम करने के बाद जो उसने मनी पे करी थी वो X रुपीज़ पे करी थी। तो GST भी किस पर लगेगी, GST भी इसी X पर लगेगी। तो GST जो वो पे करेगा, पे क्यों करेगा, क्योंकि वो अभी खरीद रहा है। जब शॉपकीपर खरीद रहा है तो GST उसको पे करनी पड़ेगी। GST पेड बाय शॉपकीपर। कितने परसेंट बोला है, 28%। तो 28% ऑफ X लेंगे, परसेंट हटा के अपॉन में 100 आएगा, मल्टीप्लाई X, तो ये हो जाएगा 28X अपॉन 100। ठीक है, और आगे क्या बोला है, क्वेश्चन में कहा था इस शॉपकीपर बाय दिस आर्टिकल एट ए रिड्यूस प्राइस एंड सेल इट एट मार्क्ड प्राइस। और फिर वो इसको बेच देता है, कितने का बेच देता है, एट इट्स मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर। यहाँ पर तो उसने खरीदी थी, कितने की खरीदी थी, ये जो है ना X वैल्यू, ये CP है, कॉस्ट प्राइस। 40,000 वाली चीज़ वो X रुपीज़ की खरीदता है, ये कॉस्ट प्राइस थी। अब शॉपकीपर बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर क्या है, उन्होंने बोला एंड सेल इट एट इट्स मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे ही बेचा है, यानी SP जो है वो 40,000 रुपीज़ है। ठीक है, अब कस्टमर को 40,000 रुपये देने हैं और साथ में टैक्स भी देना है। तो यहाँ पर जो GST है वो कलेक्ट करेगा शॉपकीपर। यहाँ पे तो GST उसने पे करी थी, यहाँ पे GST शॉपकीपर ने दी थी, बट यहाँ पे वो ग्राहक से लेगा। तो GST कलेक्टेड बाय शॉपकीपर। कितने परसेंट, 28% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी 40,000। पिछली बार GST शॉपकीपर जमा कर रहा था, खुद भर रहा था, और यहाँ पर GST वो ग्राहक से कलेक्ट कर रहा है, ले रहा है। ठीक है, तो 28 अपॉन 100 इंटू 40,000। 2 zeros डिनोमिनेटर की और 2 zeros न्यूमरेटर की कट कर देंगे। 28 की 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इंटू 4 आ जाएगा 112, और लास्ट की ये जो 2 ज़ीरो थी वो भी आएंगी। तो 11,200 रुपीज़ GST ग्राहक से लेगा दुकानदार, शॉपकीपर। ठीक है, क्योंकि उसने सामान यहाँ बेचा है। तो ये जो वैल्यू है ये आउटपुट टैक्स है। ये क्या है, आउटपुट टैक्स। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शॉपकीपर ने यहाँ पर सामान बेचा है और बेचने पे जो टैक्स लगता है वो आउटपुट टैक्स कहलाता है। तो शॉपकीपर ने बेचा, इसलिए आउटपुट टैक्स है ये शॉपकीपर का। यहाँ पर हम लिखेंगे ये कौन है, ये है इनपुट टैक्स शॉपकीपर का। क्यों है ये इनपुट टैक्स, क्योंकि यहाँ पर शॉपकीपर ने सामान खरीदा था, खरीदते टाइम जो टैक्स लगता है वो इनपुट टैक्स, बेचते टाइम शॉपकीपर ने जो टैक्स लगाया वो आउटपुट टैक्स। और नेट GST कितनी हो गई, नेट GST पेड बाय शॉपकीपर। प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि जो नेट GST होती है वो पहली स्टेज में तो नहीं बनती, ये पहली स्टेज थी, यहाँ से यहाँ तक। ये कौन सा वर्क है, फर्स्ट स्टेज का, जिसमें शॉपकीपर खरीद रहा था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो वर्क है ये सेकंड स्टेज का वर्क है,
और इसमें शॉपकीपर बेच रहा था, ठीक है। तो दो स्टेज थी, पहली स्टेज में शॉपकीपर ने खरीदा और दूसरी स्टेज में शॉपकीपर ने बेचा है। अब नेट जीएसटी जो लगनी है फर्स्ट स्टेज में नहीं लगती, वो तो पूरी की पूरी जमा होगी जो जीएसटी आई थी, सेकंड स्टेज में लगती है, सेकंड स्टेज में, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेज में जो नेट जीएसटी हम बनाएंगे शॉपकीपर के फॉर्मूले से, वो क्या होगी, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। फॉर्मूला है नेट जीएसटी का आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो 11,200 आउटपुट था, इनपुट था 28x अपॉन 100। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 100, 100 जा 100 होता है, 100 की 11,200 से करेंगे तो आंसर में 2 0 और बढ़ जाएंगी। 100 1 जा होता है, 1 इंटू 28x करेंगे तो 28x। ये माइनस नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि एक वैल्यू में x नहीं है और दूसरी वैल्यू में x आ रहा है। अब नेट जीएसटी जो शॉपकीपर ने पे करी है वो इतनी करी है। क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ़ द शॉपकीपर पेड 700 एज SGST टू द गवर्नमेंट। क्वेश्चन में कहा जो शॉपकीपर है वो 700 रुपये SGST देता है, तो जितनी SGST होती है उतनी ही CGST भी होती है। तो शॉपकीपर जो GST पे करेगा, शॉपकीपर जो GST वो पे करेगा वो CGST और SGST दोनों होंगी। कितनी कितनी, 700 700। तो नेट जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर में हम CGST भी लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्लस SGST भी लेंगे। तो एक लेफ्ट हैंड पर, एक हैंड पर तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CGST और SGST लेंगे, और दूसरे हैंड पर हमने जो नेट जीएसटी खुद अपने फॉर्मूले से यहाँ फाइंड करी थी वो लेंगे। दोनों नेट जीएसटी है तो दोनों आपस में इक्वल चलेंगी। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने करा था यही सेम वर्क। तो CGST क्या लेंगे 700 रुपये, SGST भी क्या लेंगे 700 रुपये। तो टोटल GST जो नेट GST दुकानदार ने पे करी वो कितनी पे करी, 1400 रुपये। तो यहाँ पे 1400 रुपये हो गया जोड़कर CGST प्लस SGST जो नेट जमा करा था किसने, शॉपकीपर ने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और हमारे अकॉर्डिंग जो चल रहा है वो हम राइट हैंड पे लेंगे, 1124 टाइम्स 0 माइनस 28x अपॉन 100 डिवाइड 100 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1400 इंटू 100, तो 2 0 और लग जाएंगी, इज इक्वल टू 1124 टाइम्स 0 माइनस 28x। अब क्या करेंगे नेक्स्ट वन, 28 को लेफ्ट पर ले आएंगे तो प्लस का 28x हो जाएगा, और 1,40,000 को राइट पर ले आएंगे तो 1124 टाइम्स 0 माइनस 1,40,000। इन्हें हम माइनस करेंगे, एक तो है 1124 टाइम्स 0 माइनस 1,40,000, तो आपका आंसर बनेगा 9,80,000। और इधर है 28x, x को अकेले बनाएंगे तो मल्टीप्लाई वाला 28 डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इन्हें कट करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा x इज इक्वल टू 35,000। अगर आप इसको कट करेंगे तो 35 टाइम्स पूरा पूरा कट जाएगा, 28 की 35 से रफ में आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका आएगा आंसर 980, और आगे की 3 0 आंसर में आ जाएंगे। तो ये x आ गया, ठीक है। ये x क्या है, x थी रिड्यूस्ड प्राइस, जितने का उसने खरीदा था दुकानदार ने, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट विद GST पेड बाय शॉपकीपर। आप ये बताओ कितने रुपए शॉपकीपर ने पे करे थे GST मिलाकर, GST मिलाकर शॉपकीपर ने कितने रुपए दिए थे। तो शॉपकीपर मनी दे कहाँ रहा था, एक्चुअल में पहली स्टेज में मनी शॉपकीपर दे रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने परचेज किया था, यहाँ पर उसने क्या करा था, परचेज, कॉस्ट प्राइस है ना, खरीदा था शॉपकीपर ने, कितने का खरीदा था, x रुपीज़ का, और उस पर टैक्स भी दिया था कितना, 28x अपॉन 100। तो पहली स्टेज में शॉपकीपर खरीद रहा था, तो हमें ये दोनों वैल्यूज़ को देखना है, नीचे की कोई वैल्यू नहीं देखनी। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है वो लिखते हैं हम, अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर इंक्लूडिंग GST। कितना अमाउंट शॉपकीपर ने दिया था GST मिलाकर खरीदते टाइम। तो खरीदा उसने पहली स्टेज में था x रुपीज़ का, और GST उसने दी थी 28x अपॉन
100, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू भरेंगे 35,000 प्लस 28 इंटू एक्स की वैल्यू भरेंगे 35,000 अपॉन 100। 2 जीरो नीचे की और 2 जीरो ऊपर की कट जाएंगी, तो 350 की 28 से मल्टीप्लाई होगी, तो एक तो बचेगा 35,000 रुपीज़ प्लस मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 28 की 350 से, तो आपका आंसर बनेगा 9,800। और जब आप इन्हें ऐड कर लेंगे 35,000 को और 9,800 को, तो आंसर बनेगा 44,800 रुपीज़। एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लग गई, 44,800। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा था शॉपकीपर ने कितनी मनी पे करी थी खरीदते टाइम, तो वो है आपकी 44,800 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, रिटेलर बाय एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस किसे कहते हैं? मार्ट प्राइस को। वो कह रहा है रिटेलर खरीद रहा है 15% डिस्काउंट पर। 15% डिस्काउंट मतलब वो टोटल वैल्यू नहीं दे रहा है, कुछ कम करवाता है। किस में कम करवाता है? MRP में, मिक्स मार्क्ड प्राइस जो होता है, ठीक है ना, प्रिंटेड प्राइस जिसको यहाँ क्वेश्चन में कहा है। आपको लास्ट में लिखा हुआ भी है, देखो, फाइंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सबसे पहला काम ये है, जो चीज़ आपको फाइंड करनी है, मान लो लेट द मार्क्ड प्राइस या प्रिंटेड प्राइस जो है वो कितनी है? X है। डिस्काउंट खरीदते टाइम वो लेता है 15% का, ठीक है। कौन? जो रिटेलर खरीद रहा था। किससे खरीद रहा था? होल सेलर से खरीद रहा था। तो अभी हम जो वर्क कर रहे हैं, बेचने वाले का नाम लिख देते हैं। दो लोग हैं, रिटेलर खरीद रहा है और होल सेलर बेच रहा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस फॉर होल सेलर, SP किसकी? होल सेलर की, क्योंकि यहाँ पर होल सेलर ने बेचा है। हेडिंग में ऊपर नाम लिख देते हैं किसका? होल सेलर का, ठीक है। तो कितने परसेंट डिस्काउंट है? 15% डिस्काउंट है। डिस्काउंट वाली मनी नहीं देनी होती, तो 15% मनी होल सेलर ने छोड़ दी है, तो वो बाकी की 85% मनी डिस्काउंट क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 100% में से 15% माइनस कर देंगे ना, तो 85% बचेगा। किसका? MRP का, X का। तो 85x अपॉन 100 ये आ गया सेलिंग प्राइस। और फिर बेचने पर टैक्स भी लगता है, सामान जो होता है उसका बिल में टैक्स भी लगता है, GST। तो हम यहाँ GST कितनी है देखते हैं। इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 12%, GST कितनी है? 12%। इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट ऐसा कुछ बोला नहीं, तो आप बस डायरेक्ट यहाँ पर शॉर्ट में GST निकालेंगे। कितनी GST है 12%। 12% हटा के अपॉन में 100 आ जाएगा। 12% ऑफ सेलिंग प्राइस 85x अपॉन 100। कैलकुलेशन अगर इजी बनानी है तो इन्हें कट मत करो, नीचे 100 वाला ही चलने दो, उससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ती है। तो आप क्या करोगे? 12 के मल्टीप्लाई कर लो 85 से, तो 12 इंटू 85 करेंगे तो 1020 आएगा। 1020x अपॉन नीचे आएंगी 4 ज़ीरो, एक ज़ीरो कट जाएगी, तो आपका आंसर बनेगा 102x अपॉन 1000। अब ये जो टैक्स आया, होल सेलर ने तो बेचा था, तो उसके लिए आउटपुट टैक्स है, तो हम लिखते हैं आउटपुट टैक्स किसके लिए है? जिसने बेचा। जो बेचता है उसके लिए आउटपुट होता है। और इक्वल लगाओ, यही वैल्यू एक की आउटपुट है और दूसरे की इनपुट है। दूसरा पर्सन कौन था जिसने खरीदा था? रिटेलर। तो इनपुट टैक्स किसका है? ये इनपुट टैक्स रिटेलर का है, और दोनों के आंसर एक ही हैं, 102x अपॉन 100, ठीक है। तो अब यहाँ फर्स्ट स्टेज ओवर हो गया। ये सारा वर्क किसका था? फर्स्ट स्टेज का, जब सामान होल सेलर ने बेचा था रिटेलर को, ठीक है। अब बारी है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ही मार्क अप द प्राइस बाय 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। ये ही कौन है? ये ही वो है जिसने सामान खरीदा था, अब वो अपनी शॉप पर ले आया है खरीद के। होल सेलर से खरीद के रिटेलर लेकर आया अपनी दुकान पे, और रिटेलर ने अपनी दुकान पर उसको फिर बेचने से पहले क्या किया? ही मार्क, उसके ऊपर जो लिखे हुए थे मनी वो कट कर दी और एक नई MRP लिखी। कितनी लिखी? 10% अप, अपवर्ड आ रहा है। अप का मतलब ज़्यादा,
अपवर्ड मीन्स ज़्यादा कर दिया है 10% प्रिंटेड प्राइस को। तो अब यहाँ सेकंड स्टेज में रिटेलर का वर्क चल रहा है सारा। अब जो बेचने की बारी है वो किसकी है? रिटेलर। पहले रिटेलर खरीद के लाया था, अब वो उसको बेचेगा। तो बेचने से पहले वो क्या करता है? न्यू मार्क्ड प्राइस बनाता है। न्यू मार्क्ड प्राइस कैसे बनाता है? पुरानी वाली मार्क्ड प्राइस जो एक्स थी उसको बढ़ा दिया। बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे? प्लस। कितना परसेंट बढ़ा दिया? अप कितना करा है? 10%। तो 10% ऑफ एक्स। तो जितनी पुरानी थी मार्क प्राइस उसमें बढ़ा देंगे 10% उसी का। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 10x अपॉन 100। और जब आप एलसीएम लोगे और सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 110x अपॉन 100 और एक ज़ीरो कट जाएगी तो ये बचेगा 11x अपॉन 10। ठीक है, ये आ गई नई मार्क प्राइस जो रिटेलर ने ऊपर बॉक्स पे लिखी, जो सामान था उसके बॉक्स पर। ठीक है, बट ड्यू टू कंपटीशन इन द मार्केट ही अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 5%। लेकिन मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं, तो बहुत सारी शॉप है तो कंपटीशन ज़्यादा है कि कस्टमर किसके पास जाता है। तो वो क्या करता है? एमआरपी तो बढ़ा देता है, पुरानी एमआरपी बदल के नई एमआरपी लिख देता है ज़्यादा करके, और फिर डिस्काउंट देता है कस्टमर को। कितने परसेंट का? 5%। तो 5% की छूट दे दी उसने ग्राहक को। तो 5% मनी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो एसपी जो होगी जितने का वो बेचेगा वो क्या होगी? 5% छोड़ दिया जाए तो 95% होगी। किसकी 95%? जो मार्क प्राइस लिखी हुई थी उसने 11x अपॉन 10। 5% डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस पे था ना, तो 5% पैसा छोड़ दिया। तो 100% में से 5% छोड़ देंगे तो 95% बचता है, 95%। तो वो 95% मार्क प्राइस के ऊपर ही लगेगा। ठीक है, अब 95 अपॉन 100 इंटू 11x अपॉन 10 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो बन जाएगा 1000। अब 95 की आप रफ में 11 से मल्टीप्लाई करना तो आंसर बनेगा 1045x। ये आ गई सेलिंग प्राइस। जो रिटेलर बेच रहा है जितने का वो ये है। और बेचने पर जब सामान का बिल बनता है तो उसमें जीएसटी भी लगती है। कितना परसेंट जीएसटी? ये पहला स्टेज था, अब चल रहा है दूसरा स्टेज। ये सारा वर्क हम किसका कर रहे हैं? यहाँ से स्टार्ट हो गया है सेकंड स्टेज। ठीक है ना, इसमें हम जीएसटी कितनी लगाएंगे? जितनी पिछली बार लगाई थी 12% सेम। तो 12% ऑफ 1045x अपॉन 1000। तो 12 अपॉन 100 इंटू 1045x अपॉन 1000। अब 12 और 1045 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 1045 ये आ जाएगा 12,540 और अपॉन में आएंगी 5 ज़ीरो, एक ज़ीरो ये कट जाएगी और ये लास्ट का x भी आ जाएगा। तो ये जो जीएसटी आई है ये रिटेलर ने सोल्ड करके ग्राहक से लिए थे, तो ये रिटेलर ने सोल्ड किया है तो ये आउटपुट टैक्स है। जो सोल्ड करता है उसके लिए क्या होता है? आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स तो ये रिटेलर का है। ठीक है, और इनपुट टैक्स उसका होता है जो खरीदता है। तो इनपुट टैक्स किसका है? ये कस्टमर का। कस्टमर ने खरीदा था तो उसके लिए इनपुट टैक्स है। कितना? 1254 अपॉन 10,000 और यहाँ एक्स भी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में कहा है द बायर पे 2340.80 फॉर द आर्टिकल इंक्लूडिंग जीएसटी। बायर कौन है? ये बायर वो है कस्टमर जिसने रिटेलर से खरीदा था, कस्टमर ने। तो वो कह रहा है कस्टमर ने इतने रुपीज़ पे किए हैं। तो ये मनी कौन सी है? आर्टिकल की भी मनी है और टैक्स भी जुड़ा हुआ है इसमें, ये दोनों मिलाकर है वैल्यू। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में बोला है कस्टमर ने पेड करे हैं कितने? 2340.80। पॉइंट हटा के नीचे 100 लग जाएगा, एक ज़ीरो ऊपर की और नीचे की कट जाएगी। तो क्वेश्चन में बोला था कि कस्टमर ने इतने रुपीज़ पे करे हैं इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब इसमें टैक्स भी जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो है 23,408 अपॉन 10 और हमारे अकॉर्डिंग कस्टमर कितने पे कर रहा है? कस्टमर ने यहाँ सेकंड स्टेज में ख़रीदा था रिटेलर से। रिटेलर ने सोल्ड कितने का किया था?
1045x अपॉन 1000। तो ये जो मनी जितने का शॉप रिटेलर ने बेचा, कस्टमर इतने रुपीज़ सामान के देगा। दूसरी चीज़, बिल में जीएसटी भी रिटेलर ने लगाई है, तो ये सारी जीएसटी भी किसको देनी है? कस्टमर को ही देनी है। तो ये दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे हम, 1045x अपॉन 1000, ये तो सामान के आर्टिकल की कॉस्ट है जो कस्टमर को देनी है, प्लस जीएसटी कितना है 1254x अपॉन 10,000। यहाँ पर हमने नेट जीएसटी नहीं बनाई कस्टमर के लिए। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि कस्टमर एक एंड यूज़र होता है। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको पढ़ाया था कि जो कस्टमर है वो सामान को बेचता नहीं है, वो यूज़ कर लेता है, वो तो एक एंड यूज़र है। इसलिए यहाँ पर हमने कस्टमर की वैल्यू, क्वेश्चन में बोला था ना, आप जो है कस्टमर ने पे करे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला था? कस्टमर की बात करी गई थी। तो यहाँ पे हम सारा वर्क अब जो कर रहे हैं वो कस्टमर के लिए कर रहे हैं, तो कस्टमर के लिए नेट जीएसटी नहीं बनेगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट को फर्दर सोल्ड नहीं करता, वो तो उसको यूज़ कर लेता है, वो एक एंड यूज़र है, इसलिए उसमें नेट जीएसटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोनों, एक तो आर्टिकल की कॉस्ट और दूसरी टोटल जीएसटी जो दूसरी स्टेज में लगाई गई थी, वो सारी की सारी देनी है, नेट नहीं होगी, टोटल जीएसटी सब देनी पड़ेगी कस्टमर को। ठीक है, दोनों को ऐड करके कितनी मनी पे करी है वो क्वेश्चन में दी थी, वो हमने इक्वल में लिख दी। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10,000। 1000 के टेबल में 10,000 को देखेंगे तो 3 जीरो तो कट जाएंगी, बस एक ज़ीरो बचेगी, यानी कि 10 बचेगा। 10 इंटू 1045 करेंगे तो बन जाएगा 10450x प्लस 10,000, 1 जा 10,000 होता है, 1 इंटू 1254 करेंगे तो 1254x आएगा। और इक्वल में क्या चल रहा है? 23408 अपॉन 10। नेक्स्ट वर्क हम क्या करेंगे, यहाँ इनको ऐड करेंगे। किन किन को ऐड करना है? 10450 को और 1254 को। तो आंसर बनेगा 11704 x अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 23408 अपॉन 10। नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे? x को अकेले बनाएंगे, तो x को अकेले बनाने के लिए 23408 के मल्टीप्लाई 10,000 से, अपॉन में 10 पहले से ही था, ये जो x के साथ मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ अपॉन के नीचे आ जाएगा, डिवाइड का मतलब अपॉन के नीचे, 11704। एक ज़ीरो नीचे, एक ज़ीरो ऊपर कट जाएगी। 11704 की अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे आपका आंसर 23408 ही आएगा। तो आंसर हो गया x इज इक्वल टू 2 इंटू 1000, ये एक ज़ीरो एक्स्ट्रा हो गई, 2 इंटू 1000। तो आंसर हो गया x का 2000 रुपीज़। अब ये x क्या था? प्रिंटेड प्राइस फाइंड करनी थी। प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस, वही हमने यहाँ x मानी हुई थी। एट लास्ट हम लिख देंगे मार्क्ड प्राइस या फिर प्रिंटेड प्राइस जो x थी वो कितनी थी आपकी? 2000 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।